मैं B.R. अम्बेडकर बेसिकली मैं ज़िला कन्नौज का रहने वाला हूं और इस समय वर्तमान समय में मैं लखनऊ में रह रहा हूं और इसके साथ ही साथ मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूं। और जब मैंने बाबा साहब के बारे में चीज़ें जानी और पढ़ी कि इतने विद्वान हमारे समाज में आए जिन्होंने अपने महापुरुषों को के इतिहास को पढ़ा और इतना अध्ययन किया, वो शायद आज तक हमारे भारत ही नहीं विश्व में इतना विद्वान व्यक्ति अभी तक नहीं हो पाया कि आखिर ये लड़ाई क्यों हुई, इसका क्या कारण था। जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोगों को ज्ञात है कि पहले जो वंचित और शोषित समाज था कितनी रूढ़वादियों में और जाति प्रथा में जकड़ा हुआ था, तो जो उनसे बड़ा परेशान होकर के इधर जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार ने अपनी हुकूमत यहाँ भारतवर्ष में स्थापित कर ली थी और वो चाहते थे कि अनेक जो राजाओं पर अपना शासन करें। इसी संदर्भ में वो कई एक राज्यों को अपने राज्यों में मिला करके शासन कर रहे थे। दूसरी ओर शोषित और वंचित समाज को बड़ी ही नीच दृष्टि से देखा जाता था, जो जाति के आधार पे था, क्योंकि लोगों को इतना भेदभाव था कि उनको मनुष्य नहीं समझा जाता था और उनके साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। तो ब्रिटिश सरकार में लगभग हमारे जो 500 सैनिक महार जाति के थे, जो निम्न श्रेणी में हिंदू धर्म के अनुसार निम्न श्रेणी में आते हैं। तो इनका जो भेदभाव था, तो उनके गले में हांडी लगाई जाती थी, पीछे झाड़ू लगाया जाता था ताकि उनके पदचिन्हों को मिटाया जा सके। अगर वो कुछ थूकता है, कुछ करता है तो हांडी में रहना चाहिए। तो इतना बड़ा भेदभाव, अमानवीय जो भेदभाव था, उससे लोगों में एक अपनी अस्मिता पाने की जिज्ञासा होती रही। इस संदर्भ में 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश सरकार ने कुछ राज्यों को मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय जो पेशवा सरकार जो थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे इन शोषित और वंचितों पर अत्याचार करती थी। तो उसका बदला लेने के लिए या अपनी अस्मिता पाने के लिए उन्होंने, उन अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश सरकार ने अपनी रेजिमेंट में इन महार लोगों की भर्ती की। महार लोग बहुत ही हृष्ट-पुष्ट और बलशाली हुआ करते थे। तो बाजीराव पेशवा जो द्वितीय ने चाहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध किया जाए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़ युद्ध किया जाए, लेकिन इस भीमा कोरेगांव जो नदी थी, उसके एक तरफ ब्रिटिश सरकार ने देखा कि लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, पेशवा बाजीराव के लोग सैनिक इकट्ठे हुए थे। तो उसमें ये हुआ कि उसका जो हमारा निर्णय लिया गया कि महार लोगों को इसमें रखा जाए। तो ब्रिटिश सरकार के पास उस समय लगभग 800 सैनिक थे, जिसमें से 500 सैनिक महार थे, जिसका नेतृत्व कैप्टन फ्रांसीसी एफ स्टोन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर 28,000 सैनिक पेशवाई सैनिक थे, जिसमें से 20,000 घुड़सवार थे और 8,000 पैदल सैनिक थे। युद्ध करीब करीब 12 घंटे चलता रहा।
रात के 9 बजे करीब शांत हुआ। जो महार रेजिमेंट थी तो वो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थी और इस महारों ने इस युद्ध को अपने इतिहास को वीरतापूर्ण एवं गौरवशाली इतिहास या प्रतीक माना है। 834 जो हमारे वो टोटल सैनिक ब्रिटिश की तरफ से थे, उसमें से महार लगभग 500 थे, जिसमें से 300 घुड़सवार थे, 24 तोपें थीं और पेशवा के 28,000 सैनिक थे, जिसमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। महार के सैनिक लगभग 275 मृत्यु हो गई, कुछ लापता हो गए, लेकिन पेशवा के करीब करीब 5 से 600 सैनिक जो हैं मृत्यु को प्राप्त हुए या लापता हो गए। 1800 के दशक में पेशवा पुणे के जो पेशवा लोग थे उसमें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले आदि लोग शामिल थे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफत कर रहे थे। 31/12/17 को जब ये युद्ध हुआ तो वहाँ से सिरूर एक जगह है वहीं पे जो करीब करीब 25 किलोमीटर कोरेगांव से दूरी पर स्थित है। वहाँ से ये सारे सैनिक चले और पूरी रात चल कर के आए तो काफ़ी थके हुए थे। तो इन्होंने वहाँ पर देखा कि पेशवाई सेनाएं पहले से ही मौजूद हैं और भीमा नदी के एक तरफ पेशवाई सैनिक और दूसरी तरफ ये ब्रिटिश सरकार के साथ ये हमारे महार सैनिक आगे आ रहे थे। तो ये घटना में काफ़ी लोग मारे गए। अगर उसमें देखा जाए तो ये ना पेशवाओं की जीत थी ना महारों की जीत थी, लेकिन महारों ने अपना स्वाभिमान बचा लिया। इस तरीके से 3 जनवरी को जनरल स्मिथ जब कोरेगांव पहुँचे तो ये सारे पेशवाई सेनाएं सब भाग चुकी थीं और उन्होंने सतारा पर अपना कब्जा कर लिया। जो आज ब्रिटिश सरकार ने जो 75 फीट ऊंचा जो स्तंभ बनाया है वो अपनी विजय की पताका के रूप में बनवाया था। विजय दिवस 1 जनवरी को हर साल हमारे बहुजन मूल निवासी समाज मनाते हैं। उसमें एक शिलालेख लिखा है, पट्टिका बनी हुई है जिसमें 49 कंपनी के सैनिकों के नाम शामिल हैं, वहाँ अंकित हैं। इसमें से 22 नामों के नाक नाम से, नाक एक जाति होता था, एक टाइटल लगाया जाता था, तो ऐसे 22 लोग थे जो नागवंशी थे, तो उनके नाम के बाद में एक तरीके से सरनेम लगाया जाता है। उसको धीरे धीरे भारत सरकार ने बहुत ही संकुचित कर दिया है। करीब 300 से अधिक एकड़ ज़मीन उसके लिए अलाटमेंट की थी, लेकिन आगे चल के भारत सरकार ने उसे बहुत ही संक्षिप्त बना दिया, जिसके कारण वहाँ जो भीड़ उमड़ के आती है वो वहाँ भीड़ को रोका नहीं जाता है, सिर्फ नमन करने के लिए कहा जाता है। नमन करके लोग चलते रहते हैं। जब मैं नमन करके वहाँ चारों तरफ घूम घूम के देख रहा था, लोग हर तरीके के लोग मिलते थे। हमारे मूल निवासी भाई, बहुजन भाई बहुत दूर दूर से आए हुए थे, तमाम राज्यों से आए हुए थे, लेकिन उनका उत्साह इतना अधिक था। इसके साथ साथ लगभग हम सुबह 9 बजे पहुंच गए थे और मैंने भी वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर उन वीर सैनिकों की याद करते हुए नमन किया। और इसके बाद काफ़ी समय के बाद जैसे समय गुजरता गया तो मैं उस सड़क पे खड़े होकर वो नज़ारा देखता रहा, तो जो वृद्ध महिलाएं थीं जो चलने में असमर्थ थीं, उनका जो साहस और जज्बा था वो बहुत ही अनुकरणीय था और बड़ा साहसिक था कि जो व्यक्ति उसके लिए एक तरीके से ये त्यौहार के रूप में वहाँ पर मनाने के लिए लोग आते हैं और उनको श्रद्धांजलि दे करके नमन करते हैं। उन महिलाओं को, उन बच्चों को और उन बुज़ुर्गों को मेरा देख करके साहस और बढ़ गया। इसके साथ ही साथ जो लोग
वहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं तो उन्होंने रोड के किनारे किनारे खाने पीने की व्यवस्था भी की थी, जो निःशुल्क थी। पानी की व्यवस्था कराई गई थी कि जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और जो विशेषकर महिलाएं जो आई थीं उनको वहाँ मतलब निःशुल्क भोजन दिया जा रहा था और वो अपने अपने गंतव्य में नमन करके वापसी की राह तलाश रही थीं। इसके साथ ही साथ जब मैं आगे बढ़ा, सड़क से अपने गंतव्य की ओर आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं थे, क्योंकि सारी गाड़ियां और भी बसें भी करीब 2-3 किलोमीटर पहले ही रोक दी जाती थीं ताकि वहाँ अधिक भीड़ ना हो सके और जो हमारा जो आवागमन के साधन वो रास्तों को अवरुद्ध ना करें। इस तरीके से वहाँ पर जब मैं वापसी जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल पे करीब 2-3 लड़के जो यूथ थे वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए एकदम आगे बढ़े। तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो बड़ा शांति का प्रतीक है, लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं और नमन करते हैं, यहाँ पर ये राजनीतिक माहौल क्यों ऐसा किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद मैं अपने बस की ओर निकल गया। निकलने के बाद थोड़े समय के बाद जब मुझे पता चला तो वहाँ पर ईंट और पत्थरबाजी होने लगी। तो ये समाज के असामाजिक तत्व हैं और जो मतलब इस तरीके का उपद्रव करने के लिए आमादा थे। इसके बाद जो मैंने वहाँ का जो माहौल देखा वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। लोग मारपीट पे उतर आए और बहुत सी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो उस दिन हुआ। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो शोषित और वंचित लोगों की अस्मिता का जो प्रतीक था वो उसको दबाने की कोशिश की गई, उसको नष्ट करने की कोशिश की गई, इसलिए ये ऐसा माहौल बनाया गया। इसमें निश्चय ही मेरा मानना है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने इन युवाओं को अग्रसारित किया, आगे बढ़ाया, जो ऐसे गलत कामों को इल्ज़ाम दे सकें। तो इसके बाद मेरे मन में ये जिज्ञासा बनी रही कि मैं बाबा साहब को मानते हुए जिस तरीके से बाबा साहब यहाँ पर हर जनवरी साल के पहले दिन वो उन्हीं वीर सैनिकों को जो महार रेजिमेंट के थे और जिन्होंने युद्ध जीता था उनको नमन करने के लिए अवश्य आते हैं। 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब ने इस शोषित, वंचित और मूल निवासी बहुजनों की अस्मिता को बनाए रखने के लिए या पुनरुद्धार करने के लिए जब वहाँ गए तो उसके बाद ये जो है दृश्य या ये हमारा उत्सव, ये जो कोरेगांव का दिवस पूरे भारतवर्ष में एक लहर की तरीके से फैल गया और दिन पर दिन ये बढ़ता गया। तो ये समस्याएं जो दिन पर दिन आती हैं, अब जो इस समय जो है देखा जाए तो हमारे जो मूल निवासी बहुजन, जो महारों ने जो वीरता का परिचय दिया या विजय प्राप्त की, तो वो देखा जाए तो वो पेशवाओं के खिलाफ ये लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई ब्राह्मणवाद की थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने उसको नीच और बहुत ही निम्न स्तर का बना दिया था, जिससे उनकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई। लेकिन जब बाबा साहब ने चीज़ों को आगे बढ़ाया तो आज वहाँ पर काफ़ी लोग शिक्षित और युवक और संपन्न भी हुए और धीरे धीरे अपनी अस्मिता को बनाए रखा। तो हम ये कहते हैं कि आज जो परिवेश में जो भाजपा और आरएसएस के लोग वहाँ पर षड्यंत्रकारी कार्यक्रम करते रहते हैं, वो जो हमारे नागवंशी महारों की अस्मिता थी उसको नष्ट करने का
प्रयास करते रहते हैं। हालांकि जो भी सरकारें, अभी पिछली बार भाजपा की सरकार आई जिसने अपने ब्राह्मणवाद को ज़्यादा पल्लवित और पोषित किया, जिससे कि हालांकि सरकारें हमेशा जहाँ भी हों वो सब यहाँ पर यही दो ध्रुवों की लड़ाई होती है। एक हमारा जो श्रवण संस्कृति है और एक है ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति में बिना मेहनत के आदमी सब कुछ हासिल करता है, जबकि श्रवण संस्कृति में श्रम करके ही हमारा व्यक्ति, हमारा बहुजन समाज आगे अपना जीवन यापन करने की कोशिश करता है। तो जो ब्राह्मणवादी ताकतें हमारे देश में हैं वो आज भी हर जगह, हर स्तर पर जहाँ भी ये सत्ता में होते हैं या जहाँ पर भी ये पावर में होते हैं, तो ये हर तरीके से उन महार या जो अछूत या वंचित या शोषित समाज के लोगों को और नीचे ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज समाज जाग चुका है, ये चीज़ें अब हमारा समाज भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो दिन पर दिन इस जो कोरेगांव से जो प्रेरणा मिलती है हमें, तो वो पूरे देश में, पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रही है। मैं ऐसा मानता हूँ एक दिन आएगा जिस दिन वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, इतने लोग वहाँ पर उन महार सैनिकों को नमन करने के लिए अवश्य पहुँचेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस समय जो भाजपा और आरएसएस का जो लक्ष्य है या टारगेट है वो ये अछूतों को, वंचित शोषित समाज के लोगों एवं मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जिससे कि ये लोग दबते रहें और ब्राह्मणवादी ताकतें फलती और फूलती रहें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।